नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, अब तो जो बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर लगता है, जहां फेंसिंग नहीं हो रखी है, उसको लेकर तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा सख्त ऑर्डर दे दिया है सर। अब तो जो टनल्स है और जो नदी का रास्ता है, वहां सुना है कि मगरमच्छ और सांप और बिच्छू छोड़े जाएंगे। अंजू जी, ये इब्तिदाई इश्क है, होता रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अपने को धीरे धीरे जो है चूड़ी कसना शुरू कर दिया है। और आप इसके पहले देखिए कि हम उसकी बात करें कि रिवरीन जो हमारा एरिया है, बॉर्डर है बांग्लादेश के, और वहां पर किस तरीके से घड़ियाल और सांप छोड़ने की चर्चा हो रही है। छोड़े नहीं गए हैं, चर्चा हो रही है। लेकिन मेरी बड़ी प्रबल संस्तुति रहेगी, फौरन से पेशतर परसों कर रहे हैं, तो जहां जहां है वो सांप और घड़ियाल, बिच्छू और इस तरीके के जो आपके शातिर जानवर हैं उनको छोड़ दिया जाए, टनल में भी और रिवरीन में भी। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या किया है, ये संतोष का विषय है कि हमें लगता है कि इन्होंने पूरे देश को चिढ़ा दिया है और बेशर्मी के अपने ही पुराने रिकॉर्डों को ये तोड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता और ममता। अब आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सबकी सिक्योरिटी एक तो विड्रॉ कर लीजिए, जितने भी नेता मंत्री और जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सब विड्रॉ कर लीजिए। तो बुराई नहीं है, लेकिन इसकी आशना अभी तो सदमे में है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी हटा ली जाएगी तो इनकी गुंडागर्दी भी खत्म हो जाएगी। गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी तो इलेक्शन में इनके ऊपर को प्रभावित होगा। और यही नहीं, जिनके जिनके ऊपर एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, उनको भी आप तुरंत दस्तयाब कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। और यहां ये बात खत्म नहीं होती है कि पोल रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं पिछले 10 साल में, उसके जितने भी वांछित अपराधी उनको ढूंढिए, उनको भेजिए जेल। अब आप समझ सकते हैं 2021 या उसके पहले भी निर्वाचन संबंधित जो अपराध थे उसमें जो भी वांछित थे सबको गिरफ्तार कीजिए। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कीजिए और वहां पर ड्यूटी लगाइए बड़ी पुख्ता। क्योंकि अभी तक तो आपने देख लिया था कि मालदा में जो बेहूदगी की, धरना प्रदर्शन किया और मालूम पड़ा था कि सीधे बांग्लादेश का हुजूम आके खड़ा हुआ है। आपने भी वीडियो देखा होगा, मैंने भी देखा है, पूरा देश देख रहा है। वो मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि ये भारतीय है कि बांग्लादेशी है। सब बांग्लादेशी, कद काठी वैसे सब बांग्लादेशियों वाली थी। उसके बाद इनकी बेशर्मी के रिकॉर्ड कैसे टूटे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो बीएसएफ की समस्या समझ लें। बीएसएफ जो है 175 किलोमीटर, ये रिवरीन और मार्शलैंड हमारी सीमा है बांग्लादेश से। और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर फ्लोरिडा में एल्केट्रास के बारे में कहा था 2018 में कि हम भी यहाँ घड़ियाल लगा देंगे, जिससे कि मेक्सिको साइड से अगर कोई घुसपैठ होती है तो हम उसको रोक देंगे। तो हमको भी करना चाहिए। हम अपना पाप अपनी छाती पे क्यों पाल रहे हैं? ये जो नाजायज औलादे हैं, किसकी आप खुद समझ रही हैं, इनके लिए हम रास्ता मार क्यों? जो ममता कहती है कि ये हमारा अमानत है, ये हमारा अमानत, तुम्हारा अमानत है तो अपने घर में रखो। पवित्र पश्चिम बंगाल की धरती पे क्यों पाल रही हो तुम? अब उसके बाद अगर आप ये देखें कि 175 किलोमीटर का ये जो है और रिवरीन है जहां पर कोई फेंसिंग नहीं हो पाई। बीएसएफ की अपनी मजबूरियां हैं। देखिए 2,65,000 की तो ये फोर्स है, इसमें 4,000 इंडो बांग्लादेश की बॉर्डर है और 2,200 किलोमीटर इंडो पाकिस्तान है। आप समझ सकती हैं कि 41 किलोमीटर पे एक कर्मचारी। अब 41 किलोमीटर मतलब एक शहर से दूसरे शहर, जैसे आप नोएडा में है, आप गुड़गांव जा रही, नोएडा से गुड़गांव के बीच में अगर एक कर्मचारी लगा है तो वो क्या क्या कर लेगा। हाँ कि किया, बहुत अच्छा किया उसने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉर्डर सर्वेलेंस हो रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन अभी भी 4,096 जो बांग्लादेश से बॉर्डर है किलोमीटर का, उसमें 3,240 किलोमीटर ही अंजू जी अभी फेंसिंग वगैरह हो पाई है। लेकिन इसको पूरा करना जरूरी है, तो इसीलिए ये जरूरी है। और मैं स्वागत करता हूं उस निर्णय का कि जो गृह मंत्री महोदय ने कहा कि हाँ घड़ियाल और सांप, मैं तो कहूंगा बिच्छू आदि भी अगर हो सके, वो भी काले बिच्छू जो होते हैं, जो कि सांप से भी ज्यादा जहरीले थे, उनको छोड़ दिया जाए। क्योंकि ये उतने विषैले नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर ये सांप, ये बिच्छू बांग्लादेशी घुसपैठियों को काटेंगे तो मुझे तो दया रही है कि मरे, कहीं ऐसा ना हो कि इतने जहरीले हैं बांग्लादेशी, कहीं ऐसा ना हो कि सांप और बिच्छू बेचारे मर जाएं और बांग्लादेशी और जहरीला होकर के भारत में आके हमारी छाती पे आकर के मुंह ले। लोग कहते हैं ना कि ये अगर आपके सामने अगर 2 लोग हो, एक सांप हो, ये तो आप पहले किसको निपटेंगे?
लोग कहते पहले हम इनको निपटेंगे, ये तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमको तो यही डर लग रहा कहीं सांप बिच्छू इनको डसा, ऐसा ना हो कि सांप बिच्छू ही मर जाए, इनके अंदर इतना जहर है। अब इसके ऊपर हम आते हैं, आगे बढ़िए। पलायित अपराधी, एब्सकॉन्डर्स, भगोड़े, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनके इनाम की घोषणा कीजिए, डेडिकेटेड टीम से। ये बिल्कुल योगी जी वाला मॉडल एक तरीके से पश्चिम बंगाल में लागू हो रहा है, जो कि बहुत ही हर्ष और संतोष का विषय है, क्योंकि ऐसी सख्ती आज तक हुई नहीं। पश्चिम बंगाल के सीनियर आईपीएस अफसर और अन्य स्टेट काडर के अफसरों का 4 का निलंबन हुआ है। मैं चाहता था कि ये डीजी, मैं फिर कह रहा हूं, डीजी और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी का तो बर्खास्तगी होनी चाहिए थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह की, जिन्होंने चीफ जस्टिस का फोन नहीं उठाया। इससे ज्यादा अनुशासनहीनता क्या हो सकती है? और इन्होंने यही नहीं किया, टीएमसी काडर्स को भी इन्होंने सबको सरकारी सुरक्षा, माल मुफ्त दिले बेरहम। एक सिपाही का खर्चा आता है साल का, महीने का 60,000। इन्होंने अपने 832 टीएमसी कार्यकर्ता, तो एक दो नहीं, लगभग 832 यानी 1000 लोगों को इन्होंने, और कितने कर्मचारी लगाए? 2184। आप जरा कैलकुलेटर लेकर के 2184 को 60,000 से गुना कीजिए। ये मैं सिर्फ तनख्वाह बता रहा हूं, टीए डीए नहीं बना रहा हूं, बाकी इंसिडेंटल नहीं मांग रहा हूं। आप देखें ये करोड़ों अरबों में जाएगा, जितने सालों से इन्होंने अपने इस तरीके के लोगों को, अवांछनीय आपराधिक तत्वों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। अब इसमें आ जाइए कि पिछली बार 2021 में इलेक्शन का रिजल्ट आते ही 24 घंटे में 12 लोगों की हत्या हुई थी। आपको याद होगा 2021 में कितनी भयावह स्थिति थी। मुर्शिदाबाद में 25 कंट्री मेड बम मिले। ये संतोष का विषय है, क्योंकि हम लोग ने जो बम देखे हैं वो आईईडी एक्सप्लोसिव देखे हैं, टीएनटी वाले देखे हैं, जेलेटिन स्टिक्स वाले देखे हैं। ये तो अभी भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि दीदी के पास, दीदी नहीं ममता के पास, चूंकि ऐसे ही काडर हैं जो फुटपाथिया और बिल्कुल चौराहा, जिसको कहना है टिकली चोर, तो वो सुतली बम इलाहाबाद प्रयागराज में पहले बहुत चलते थे, पटकौआ कहते थे उसको, हम लोग पटकौआ बम कहते थे। ये पटकौआ बम ये लेकर के आए थे। अब मालदा के ऊपर हम अगर बात करेंगे कि मालदा एक सामान्य घटना नहीं है, यह राजनीति की टर्निंग पॉइंट है। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, संतोष का विषय यह है कि जिन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की सख्ती के बाद आपको मालूम होगा हजारों करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है। और उससे बताइए सबसे बड़ा पुरस्कार विजेता कौन होगा? पुडुचेरी है, आसाम है, पश्चिम बंगाल है, केरल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। 650 करोड़ का माल बरामद हुआ है, और उसमें जो है 50 करोड़ की तो शराब है। इसी तरह की मादक पदार्थ है। भगवान जाने कितना नशा करा करके ममता और टीएमसी अपने काडर्स को सजग कर रही थी, और 51 करोड़ करीब नगद बरामदगी हुई है। ममता कहती है कि उन्होंने, जो वो उनका नेता था जिसे कि हमारा नहीं है, मुफक्किरुल इस्लाम, वो गिरफ्तार हुआ था बागडोगरा एयरपोर्ट से। आप जानती है गिरफ्तार, वो हमारा सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। अरे तुम्हारा सीआईडी क्या, जब तुम्हारी जेब में था तो कोई गिरफ्तार कर ले। वो तो ठीक है, जब चूड़ी कसना शुरू हुई तो तुमने भी सोच लिया कि तंदुरुस्ती हजार नियामत, अगर नहीं छोड़ेंगे कहीं ऐसा ना हो कि मुफक्किरुल इस्लाम के बाद हमारा भी नंबर आ जाए। और ये फुरफुरा शरीफ, नाम भी लोगों के बड़े अच्छे हैं, फुरफुरा शरीफ, यहां से होते हुए ये बागडोगरा वगैरह गए थे, और वहां पर इन्होंने जो भी कर सकते थे वो किया, उकसाया, भड़काया। और ये इनके बारे में वहां के जो अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, इमरान सोलंकी, वो कहते हैं कि साहब मुफक्किरुल इस्लाम साहब, मुफक्किरुल इस्लाम साहब, आहा, मैं कहता आली जनाब, काबिल एहतराम, इज्जत मान मुफक्किरुल इस्लाम जो थे वो लड़े जरूर थे, लेकिन जैसी नेतागिरी उनकी थी वो इलेक्शन हार गए। उनका तब से उन्होंने कोई इस्तीफा तो नहीं दिया है, मगर हमारी पार्टी से उनके कोई ताल्लुकात भी नहीं है। मतलब एक तरफ दीदी ने पकड़वा, ममता ने पकड़वा दिया, दूसरा इन्होंने भी कह दिया कि हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुफक्किरुल इस्लाम साहब, काबिल एहतराम, इज्जत मान। अब आप इसमें ये देख लीजिए, पहले तो आप मालदा का थोड़ा नक्शा समझ लीजिए। मालदा के नक्शे में आप देखें कि मालदा का जो इंडिया में इलाका है, कालियाचक, ये बॉर्डर है हमारा मालदा का, और बांग्लादेश में है चपाई नवाबगंज। ये जो डिस्टेंस है, ये मान के चलिए कि 172 किलोमीटर की ये आपका जो बॉर्डर है मालदा का, उसमें ये जो डिस्टेंस है ये 10 से 15 किलोमीटर है।
अब 10 से 15 किलोमीटर ये है जैसे आपके घर से आप निकलिए तो आप पहुंच जाइएगा वहां, जैसे सिटी सेंटर वगैरह, इतना डिस्टेंस है। मतलब कोई आदमी टहलते खाते हुए भी वो पहुंच जाएगा बांग्लादेश से यहाँ पर मालदा, और मालदा से बांग्लादेश, और वाइस वर्सा। तो इतने छोटे से डिस्टेंस में मालदा, जिसके पहले भी गुंडागर्दी हुई है, तो आपने पूरा बांग्लादेश को तरीके से दावतनामा, पहले भी याद करें ममता ने कहा था जब बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था, तख्ता पलट होता, हम आपका स्वागत करता है। स्वागत तो तुम वैसे भी पल के बिछाए बैठी थी, तुमने तो वैसे भी आरती का थाल लिए तुम खड़ी थी, हर बांग्लादेशी भिखमंगे को तुम बुलाने के लिए बेकरार थी। अब कौन सा तुमको स्वागत? अब लेकिन ये था कि अब वोटर की बात थी। लेकिन वहां पर एक एमएलए है ईडी की पार्टी का, नजरुल इस्लाम, अब उसकी बेहयाई और बेशर्मी गुंडागर्दी देखी। वो ये कहता कि हमने तो सिर्फ घेराव किया, हमने खाना पानी थोड़ी रोक दिया। तो मैं चाहूंगा जरा एक बार आप यूपी तशरीफ लाएं और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। हमारी भी मेहमान नवाजी ऐसी होगी, थाने में आपको बैठा देंगे, पानी और खाना नहीं रोकेंगे, और उसके बाद देखें कि आपके हालात क्या होते हैं। जो आप इधर टाए 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 कर रहे हैं, आपकी बोलती हो जाएगी बंद। इनका यह कहना है हमने पासपोर्ट दे दिया, हमने सारे कागजात दे दिए, हमने सब दे दिया, फिर आप हमको कैसे डिनाई कर देंगे? सवाल ये उठता है कि घर ही में प्रिंटिंग प्रेस में बनाए हुए सारे डॉक्यूमेंट तुमने दे दिए, अब तुम ये चाहते हो कि हम बिना सोचे समझे, बिना सवाल जवाब किए, बिना माइंड अप्लाई किए तुम कागज देते जाओ और हम साइनिंग मशीन की तरह मैकेनिकली सबको अनुमोदन करते जाएं। 80,000 लोगों का मामला है, और जो आपने देखा 10 से 25 किलोमीटर की दूरी है केवल बांग्लादेश से, और इन्होंने स्ट्रक्चर कर रखा है कि कैसे घुसपैठियों को बुलाएं। और मालदा में तो रोके ही रोके, मालदा के जरिए पूरे बंगाल में, जिसको कहते हैं कि संक्रमण और इन्फेक्शन, बांग्लादेशी नागरिकों को भेज करके इन नाजायज लोगों को हर जगह पहुंचा करके इनके जरिए बूथ कैप्चरिंग कराए, और एक तरीके से डेमोग्राफी तो बदल ही दी इन्होंने। और 50% हो गए हैं वहां, 50% से हो गए, पहले थे करीब 30%, अब 50% है। अगर ये नहीं होता, ये हो जाते 55%, इससे ज्यादा भी हो सकते थे। ये इनकी गुंडागर्दी की हद होती है। उसमें एक लेडी ऑफिसर अपने 5 साल के बच्चे को लेके गई थी, आपने लेडी ऑफिसर के साथ तो जो बेइज्जती और उनके साथ अमानवीय कृत्य किया, उस बच्चे के साथ भी आपने किया। देश देख रहा है, पश्चिम बंगाल बहुत दयालु प्रदेश है, और जिन्होंने इस तरह से महिलाओं के साथ और बच्चे के साथ किया है, अंजू जी मैं चाहूंगा कि मूल सूद समेत नजरुल इस्लाम और इनको सबको दिया प्रसाद जरूर मिलना चाहिए। अब 80,000 लोग कोई मामूली संख्या नहीं है, और ममता इनके जो है बेगुनाही का सबूत दिए चली जा रही है। ये बिल्कुल बेगुनाह है। भाई बेगुनाह कहां से हो गया? ये बेगुनाह कैसे हो गए, ये हमें समझा दे रहा है एक बार। ये पूरी तरीके से गुनाह है, लेकिन इन्होंने अपनी बेहयाई और बेशर्मी के पुराने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्योंकि ये चीज जरूरी है देखना कि इसके ऊपर हंटर, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वांछित अपराधियों की, सक्रिय अपराधियों की, इलेक्शन रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, उनकी तत्परता के साथ विवेचना पूरी कर ली जाए। क्योंकि जाहिर है कि अब तक विवेचना नहीं पूरी, अब 10 साल में अगर आपने विवेचना पूरी नहीं की, उसका एक ही कारण है अंजू जी, क्योंकि जो भी आरोपी हैं वो आपके बड़े खास से दरबारी हैं और आपकी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और अब मैं समझता हूं कि इनको अकल आ गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने जो रगेद करके दौड़ा दौड़ा करके इनकी ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बंगाल ने ऐसा देखा नहीं दसियों साल से, और इसकी बड़ी जरूरत थी। क्योंकि ये भय बिन होए न प्रीत, इनके गुंडे जो कंट्री मेड बम वगैरह, सुतली बम लेके, पटकौवा लेके चल रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि दरअसल HE-36 ग्रेनेड लेके चल रहे हैं। और वैसे कभी कभी ग्रेनेड उठाने वाले के हाथ में ही फट जाते हैं। मैं कोई आइडियाज नहीं दे रहा, अक्सर ऐसा होता है, जो बम बनाते हैं बनाने के दौरान भी फट जाते हैं, तो बनाने वाला बेचारा मर जाता है। सर ये जो मोफरुक्कुल, मैं तो नाम भी नहीं बोल पा रही हूँ इसका, मोफरुक्कुल इस्लाम जो है, ये कायदे से एक वकील है, फिर AIMIM TMC से भी रिश्ता, लेकिन ये बागडोगरा से कर्नाटक के बेंगलुरु क्यों भाग रहा था? सर इसका बेंगलुरु से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या कर्नाटक इनके लिए वो पनाहगाह है, सेफ जगह है, इसलिए वहां जाने की कोशिश कर रहा था? काबिल एहतराम और इंसाफ के, अमन पसंद के, फरमा बरदार, अलम बरदार मुफक्करुल इस्लाम साहब तशरीफ ले जा रहे थे बागडोगरा एयरपोर्ट से कर्नाटक, क्योंकि बकौल इरफान सोलंकी साहब कि मुफक्करुल इस्लाम साहब एक वकील है और उनकी मसरूफियात इतनी है कि मसरूफियात दर तमाम उनको अदालतों में जाके पेश होना पड़ता है, अपने मुकदमों की पैरवी करनी पड़ती होती है, कॉज लिस्ट के मुताबिक पूरी पुरजोर कोशिश रहती है
कि उनके मुवक्किल को कोई चीज उनके ऊपर आंच ना आए। तो आप समझिए उनकी फर्मा बरदारी और जो उनका कमिटमेंट है प्रोफेशन के लिए। अरे कुछ नहीं, भागने का कर्नाटक में इन्होंने भागने के रास्ते पहले, कोई भी इस तरीके के आपराधिक तत्व होते हैं अपने भागने के रास्ते पहले तैयार कर लेते हैं। और इरफान सोलंकी साहब भी कवर अच्छी फायर दे कवर है। ये नहीं कहेंगे कि दुम दबा करके तुम जो भागे चुट्टे की तरह, अब पुलिस जब पीछे लगी है तो अब जाके सफाई वहां देना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गो एंड फ्लाई ए काइट, जाओ पतंगबाजी करो जाकर के, तुम्हारी यही औकात। लेकिन अच्छा है कि जो शुरुआत हुई है अंजू जी, तो उस चीज को आप देखें, सावधानी करना बहुत जरूरी है। और सावधानी के चलते आप ये नहीं समझे कि बांग्लादेश कोई पीछे है इसमें। बांग्लादेश बड़ी बारीकी से देख रहा है, पाकिस्तान इनकी हर हरकतों को बड़ी बारीकी से देख रहा है। और कहीं पर भी कोई उपद्रव कराना हो तो न पाकिस्तान चूकेगा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, अब दोनों एक हो गए। सर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी तो यूपी एटीएस ने 4 ऐसे आतंकवादी पकड़े हैं जो आईएसआई के इशारे पर बड़े नापाक मंसूबे पाले हुए थे। पहले इनके नाम समझ लेगा। साकिब एलियस डेविल, 25 साल उम्र, निवासी मेरठ, ये रिंग लीडर है। दूसरा अरबाब, उम्र 20, निवासी मेरठ। विकास गहलावत एलियस रौनक, 27 साल, गौतम बुद्ध नगर का। अच्छा, लोकेश उर्फ पापला पंडित एलियस बाबू एलियस संजू, 19 साल, गौतम बुद्ध नगर। तो 2 गौतम बुद्ध नगर के हैं, 2 मेरठ के हैं। अब इनके ऊपर चार्ज क्या है? पाकिस्तान हैंडलर ने इनको बहुत माकूल चीजें बताई कि जैसे गैस से लदा हुआ एक ट्रक है, खूब चलते हैं, उस गैस के लदे ट्रक में अगर तुम आग लगा दो तो एक बहुत ही भयावह प्रलयंकारी एक स्थिति दिखाई पड़ेगी। वो आग आसानी से काबू में नहीं आएगी। तो आईएसआई ऐसी चीज रखती है कि जहां पर आगजनी हो जाए, भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो जाए, और उसके उपरांत ये अपना उल्लू सीधा करे। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा था कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे रेलवेज हैं, रेलवेज के सिग्नल्स को तुम ध्वस्त करो। सिग्नल ध्वस्त कर दोगे तो ट्रेनें आपस में लड़ेंगी। ट्रेनें आपस में अगर लड़ेंगी ही नहीं, एक भय और आतंक का वातावरण, लोग ट्रेन से चलना कम कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आपने ये देखा कि रेलवे के सिग्नल, रेलवे ट्रैक्स, आगजनी का ये इंतजाम कि जो आपके ट्रक्स हैं गैस सिलेंडर्स के, रेलवे स्टेशन के उस स्थान पर, क्योंकि वहां जाते हैं, 4 बाग का इलाका है लखनऊ में, और 4 बाग का इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये मान के चलिए कि अगर मंसूबे में ये कामयाब हो जाते हैं, जिसकी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपकी जो भयावह स्थिति थी, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। कितनी मौतें होती, कितनी जनहानि होती, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन मैं बधाई दूंगा यूपी पुलिस को, एटीएस को। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर जो काम लखनऊ में हो सकता है वो कोलकाता में भी हो सकता है, और पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। और एक चीज ये समझने वाली बात है, इसमें एक लड़का पापला पंडित, ये तो हिंदू है, अब तर्क क्या दे रहा है कि मेरी माँ बीमार थी और मेरे घर में बड़ी गरीबी थी। गरीब तो बहुत होते हैं, लेकिन देशद्रोह कोई नहीं करता। अब ये जो दूसरा लड़का, इसका मुझे पता नहीं लग रहा है, क्योंकि नाम तो अक्सर ही चरमपंथी हिंदू लिख लेते हैं। विकास गहलावत एलियस रौनक, अब ये रौनक किसका असली नाम है, ये विकास गहलावत, ये देखना पड़ेगा। लेकिन हिंदू का एक होना ये दिखाता है कि आईएसआई ने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बदल ली है, और हिंदू लड़कों को, विशेषकर जो बहुत गरीब हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, उनको चिन्हित कर रहे हैं। तो हमारी एटीएस, हमारी एलआईयू को, हमारी इंटेलिजेंस को ओवर टाइम काम करना है और सुनिश्चित करना होगा इस तरीके के आपराधिक तत्व के मंसूबे पूरे न हो, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सिग्नल टूटे, दुर्घटना घटी। अगर एक भी ट्रक में, भगवान न करे, गैस के अगर आगजनी होती है तो उसके भयावह परिणाम होंगे। लेकिन सबसे पहले तो मेरा ये गौर परामर्श होगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जो भी मुल्जिमान पकड़े जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनको एक तरीके से पहले कुछ को आसाम, कुछ को कश्मीर, कुछ को उत्तर प्रदेश, कुछ को मध्य प्रदेश, और कुछ को दक्षिण के राज्यों में भेजने की व्यवस्था करें। ये बंगाल में अब न रहें। कुछ दिन जो है पूरा भारत भ्रमण करें और भारत दर्शन करें, और देखें कि हमारी कितनी विकसित संस्कृति है, कितनी विविधता है, उसका आनंद लें। और इनको जब सजा मिलेगी, आप मान के चलिए अंजू जी, इनको मिलेगी वर्षों, और ये भूल जाएंगे। और जेल की जो भयावह स्थिति होती है, तो मैं तो अपने अनुभव से आपको बता दूं, ये बड़े बड़े तुर्रम खान जो हैं, ये कहते हैं कितना तुम्हारे अंदर दम है, जो हाथ उठेगा हम उसको तोड़ देगा। मेरा ठीक है, आप जरूर तोड़ देना, आपका दांव चले, आप हमारा हाथ तोड़ देना, हमारा दांव चलेगा तो हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं,
हम तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो निरीह है, बिल्कुल कानून से बंधे हैं। तो जेल में एक जिला है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे इनके 40-50 लोगों को वहां डाल दिया गया, और ऐसा जैसे फूट फूट के भेंट करके रो रहे थे, जैसे लड़की विदा होती विवाह के बाद, वो वाला सीन मार्मिक आपको याद आ जाएगा। उनका, अरे बाबा, यहाँ तो तितली की साइज का मच्छर है और नेवले की साइज का चूहा निकलता है, हम तो रात भर उकड़ू बैठा रहता था कि कहीं चूहा के काट न ले, तो सुई लगाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, अब तुमने दावतनामा मुसीबत का दिया है, तो आप तो कह रहे थे हम तो खाना और पानी देते हैं, तो याद रहे खाना पानी यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो प्रसाद मिलेगा उसके लिए तैयार हैं। ऐसा मौका नहीं दीजिए कि हमारी खिदमत का आपको मौका मिल जाए, अगर खिदमत का मौका मिला तो आप याद करेंगे। जी अंजू जी। लेकिन सर, जैसे अभी हाल ही में मैंने और आपने इस पर भी प्रोग्राम किया था, जो आसपास के इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में ऐसे जासूस पकड़े गए थे जो सीसीटीवी कैमरे लगा रहे थे संवेदनशील जगहों पर, जिसकी रैकी आईएसआई कर रही थी। क्या उनके साथ भी इनका कोई कनेक्शन हो सकता है? कैसे नहीं होगा, दोनों आईएसआई स्पॉन्सर थे। आप ये देखें कि एक आदमी बेचारा जाता है कैंसर से पीड़ित है, और कैंसर जाता है कि साहब आपके शायद गले में थोड़ा सा कैंसर है, लेकिन जब कैंसर सर्जन काटता है तो मालूम पड़ा कैंसर गले ही में नहीं है, लिवर तक पहुंच गया है, पेट तक पहुंच गया है, दिमाग तक पहुंच गया है। हमें क्या लगता है कि आईएसआई का संक्रमण पूरे भारत में जहां मौका मिले उस तरीके से, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, इसलिए यह जरूरी है कि सीसीटीवी आपने देखा, आपने उसके बाद ये देखा, इसलिए अब जरूरी है कि इमरजेंसी सिचुएशन कॉल फॉर इमरजेंसी एक्शन। अब तो जिसको कहते हैं कि कोई भी संदिग्ध दिखाई पड़े तो एक यूएपीए का केस रजिस्टर करके उसको भेजिए जेल, और जब 5-7 साल में उनका दिमाग हो जाए ठंडा सारी। मैं अभी एक दुकान पे गया था, मैं जाता नहीं कभी, किसी से कुछ लेना था, शायद हमें कोई मेडिसिन वगैरह, तो एक साहबजादे है, शक्ल उनकी कुछ मशकूक मशकूक मतलब सस्पिशियस, संदिग्ध थे। कीचेन उनकी जो थी उसमें कारतूस कारतूस मतलब एक होता है जैसे कीचेन वगैरह होती है तो उसमें दुनिया भर के पेंडेंट होते हैं, ईफिल टावर होगा, ताजमहल होगा, इस तरीके उनके कारतूस, जिंदा कारतूस। तो मैंने यही कहा, बरखुरदार ये जिंदा कारतूस रखना, क्या आपके पास लाइसेंस है इसका? तो कर क्या लेगा हमारा? उनका वो तो बात की बात है, पहले ये 303 बोर का कारतूस का आपने जो कीचेन बनाया है, इसके पहले नतीजे समझ लीजिए। आप हैं मुलजिम आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, और 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आप जाएंगे जेल, और मैं आपका हिसाब करता हूं अभी इसी पे। जो ठसक है ना आपकी, ये जो ठसक है आपकी, मैं 2 सेकंड में आपको बताता हूं। फोन किया, पुलिस आई और उनको पूछा भाई ये 303 का जिंदा कारतूस कैसे आया? और फिर अंकिल जी इस बार छोड़ दीजिए, मुझे मालूम था, तो मेरा दोस्त पाजी था, उसने मुझे पकड़ा दिया कि गर्लफ्रेंड पे नक्शा बन जाएगा। तो हमने कहा जाओ गर्लफ्रेंड को, अपने वालिदैन को, सबको जाके नक्शा दिखाओ। आपको देखिए हर आदमी को अलर्ट रहना होगा इस तरीके के। ये तो कहते हैं ना, हल्के से जो है पेड़ हिलाइए तो मालूम पड़ा पके आम 4-5 गिरेंगे जरूर। तो उन पके आम को बीन करके उनका कीजिए भोजन, उनका कीजिए जलपान, और जलपान जब प्रत्येक भारतीय राष्ट्रीय तत्वों का करेगा, इनका निस्तारण वैसे ही हो जाएगा। सर, जितने कदम अभी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उठाए हैं, उनको देखते हुए आपको लगता है कि अब 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो वोटिंग होनी है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगी, फ्री एंड फेयर? प्रबल संभावना है, क्योंकि पहले अगर होता मैं कहता आपका मेरा जवाब होता बिल्कुल नहीं। एक स्केल ऑफ 1:10 आपको 0 नंबर, क्योंकि इसके पहले भी सभी इंतजाम जबान से किए गए। ऐसी कार्रवाई पहले नहीं हुई कि 4 पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए जाए और डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हो जाए और पुलिस कमिश्नर को आ जाए तुमका IPS में आ कैसे गए। अब जो है दूसरा हंटर बाहर आ चुका है, और ये हंटर की चोट खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपने देखा होगा ममता का मनोबल भी बिल्कुल जो है रसातल में जा चुका है। आपने देखा होगा कि हमने पकड़वाया, अरे तुमने पकड़वा क्या? ये तो कहते गिरोह के जब 4 लठ पड़ते हैं तो कहते हाँ साहब यहाँ पर AK-47 है, यहाँ पर सरदार है। उनका हमने पकड़वाया, तुमने पकड़वा कि तुम्हारी मजबूरी थी, नहीं पकड़वाते तो तुम जाते कहाँ? तुम भी जाते उसके साथ, नहीं पकड़वाती तो फिर दोनों नेता और चेले दोनों एक साथ फिर भुगतते। लेकिन वर्तमान में जो मालदा की घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश आया है, EC की सख्त कार्रवाई शुरू हुई है, वांछित सक्रिय अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, बड़ी संख्या में नाजायज धनराशि, मादक पदार्थ से शराब बरामद हो रही है, 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का निलंबन हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और जो बरामदगी हो रही वो भी देखें कि आपके सुतली बम आदि बरामद हो रहे हैं, और पैरामिलिट्री पोस्ट बिल्कुल छावनी बना दिया है। अब जिसको कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इन्होंने जो मालदा में
7 जुडिशियल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 3 लेडी ऑफिसर्स को बंधक बनाया। बहुत ही अप्रिय घटना थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ, मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वो वरदान साबित होना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट, तो सुखद परिणाम आने चाहिए। और अब तो सर ये भी कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कि चुनाव खत्म होने के बाद भी सीएपीएफ की 500 बटालियन वहीं पर तैनात रहेंगी, तो लोगों में भरोसा रहेगा सर कि चुनाव के नतीजे जो भी आए कम से कम उन पर आंच नहीं आएगी। ये भरोसा भी लोगों के मन में रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 2021 में जो कड़वा सच सामने आया है, उसे इतनी तो नसीहत ले लें कि जिन 24 लोगों की हत्या हुई थी इलेक्शन के तुरंत बाद, बलात्कार हुए थे, लोगों का पलायन हुआ था, कम से कम उससे नसीहत ले लें कि यहां पर जब तक हर चीज सामान्य न हो जाए, और मैं तो चाहूंगा कुछ और समय तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस बनी रहें, और जिस वक्त जो ममता ने मौका दिया है, ये अगर जीत जाती हैं तो एनआईए की चार्जशीट उनके सर पे लटकनी चाहिए। और एनआईए की चार्जशीट का मतलब समझ रही है, हार गई तो भी जाएंगी जेल, जीत गई तो भी जाएंगी जेल। दोनों हाथ में बंगाल की जनता के हाथ में लड्डू है। इसके दूरगामी परिणाम को ध्यान से समझ लें, क्योंकि सोनिया सिंह छोड़ेगी नहीं बिल्कुल। न उसको कोई रिश्वत को दे के वरगला सकता है, न उसको कोई धमका सकता है। सोनिया सिंह और एनआईए अगर मान लीजिए चार्जशीट लग जाती है 3 महीने बाद, ये अगर हार गई तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में, मैं समझता हूं जनता का निर्णय है। लेकिन जीत गई और जेल चली गई तो भी एक तरीके से राष्ट्रपति शासन की पूरी तैयारी और भूमिका तैयार रहेगी। बिल्कुल सर, होना यही चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पूरे देश के लिए एक नजीर बने और इस तरह की हरकतें करने से पहले पॉलिटिशियंस 10 बार सोचें। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।